नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोग के सामने रेल 2.0 यानी फिर रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग के द्वारा जो परीक्षा करवाई गई वो मैं क्वेश्चन लेके आऊँ क्लास 10th के लिए फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं फ्रेंड, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव है। तो चलिए सभी मैं क्वेश्चन को आप लोग को दिखाता हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोग के सामने डिस्कशन भी करूँगा जो आप लोग के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए और इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ देख सकते हैं ग्रुप ए का क्वेश्चन क्या पूछा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये। पहला क्वेश्चन, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करेंगे, कौन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है यानी अपघटित। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा AgCl, यानी AgCl। AgCl जो होता है सूर्य के प्रकाश से अपघटित होती है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश आता है फ्रेंड्स, तो AgCl पे पड़ता है यानी कि सिल्वर क्लोराइड पे। तो जैसे ही अगर सिल्वर क्लोराइड पे पड़ता है तो ये Ag+Cl2 में टूट जाता है, Ag+Cl2 में ये टूट जाता है। क्लियर है। अब इसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स हम बैलेंस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये होता है अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा AgCl और इसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले देखिए अम्ल और क्षारक, तो मैं एक अम्ल का सबसे पहले प्रबल अम्ल HCl लिया हूँ और प्रबल क्षार यानी कि NaOH लिया हूँ। अब देखिए ये अगर आपस में रिएक्शन करता है, अगर ये दोनों आपस में अगर रिएक्शन करता है फ्रेंड्स, तो देखिए हाइड्रोजन और ये देख सबसे पहले इसमें H2O का निर्माण होगा और उसके साथ साथ NaCl का बनेगा या ठीक है। इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो आपका HCl है यह प्रबल अम्ल है जिसका pH मान 0 होता है। क्लियर है। और NaOH है यह प्रबल क्षार है जिसका pH मान 14 होता है। क्लियर है। अब जो ऑप्टेन हुआ हम लोग को, यानी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग को जल प्राप्त हुआ, तो जल का pH मान कितना होता है 7 होता है। और ये जो लवण जो प्राप्त हुआ NaCl, इसका pH मान कितना होता है 7। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO फ्रेंड्स इस पे फोकस आप लोग कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए अभिक्रिया लिख रहा है CuO+H2, समीकरण Cu+H2O में किसका अपचयन हो रहा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन को हम लोग बोलते हैं अपचयन को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। तो अवकरण उसे कहते हैं इसमें ऑक्सीजन की कमी होता है। क्लियर है। ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, इसे कहते हैं अपचयन। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग रिएक्शन पे फोकस कीजिएगा। तो रिएक्शन पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड में देखिए यहाँ पे कॉपर आ गया यानी कि ऑक्सीजन की कमी आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग आसानी से लिख सकते हैं अपचयन किसका हो रहा, CuO का। किसका हो रहा फ्रेंड्स, CuO का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो भी अपचयन और उपचयन होता वह केवल आपका आपका इस साइड होगा यानी LHS के साइड होता है। क्लियर है। तो उपचयन हो रहा है किसका हो रहा है, CuO का। और फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग को बोलता उपचयन किसका हो रहा, देखिए यहाँ पे H था लेकिन इसमें H2 आ गया यानी हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि हो गया। तो H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उपचयन। और जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर CuO, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा CuO। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत विच्छेद से धन इलेक्ट्रॉन एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन। याद रखेंगे जो एनोड पे जो गैस उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीजन। और यही कैथोड रहता है तो कैथोड पे जो उत्पन्न होती है उससे बोलते हैं हाइड्रोजन। कैथोड पे कौन सा गैस होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। ये आप लोग को याद करना होगा। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। और इसका जो रेशियो होता है वह 2:1 के रेशियो में टूटता है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लिखने का ट्राई कीजिए। देखिए सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। क्लियर है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह जो सूत्र यानी कि यह रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स यह रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का होता है। किसका होता है, बेकिंग सोडा का। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिए। तो NaHCO3 जो कि इसका राइट आंसर है। NaHCO सॉरी डी पे हो गया NaHCO3। और ये फ्रेंड्स किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, बेकरी बनाने में। ठीक है। या फिर खाना को यानी कि पौष्टिक बनाने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स। इसे आप लोग लिख सकते हैं। एंड देखिए Na2CO3, तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं किस तरह से पूछा गया। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है।
तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक होता धातु की ऑक्साइड होता है, एक होता अधातु की ऑक्साइड। ये मैं दोनों के बारे में बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। देखिए अधातु, आ से अधातु, आ से अम्लीय, यानी कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होता है वह अम्लीय होती है। क्लियर है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? क्षारीय। ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड पूछा, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ। देखिए धातु बोला ना, तो धातु का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षारीय। और यही बोलता अधातु, तो आ से अधातु, आ से अम्लीय। क्लियर है? इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स CO2 होता है, तो आप लोग जानते होंगे कार्बन क्या एक अधातु है। तो CO2 का जो प्रकृति होगा वह अम्लीय हो गया, यानी CO2 की प्रकृति क्या हो गया? अम्लीय हो गया। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स अगर केवल CO बोलता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसकी प्रकृति होती है उदासीन। क्या होती है? उदासीन। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और वही फ्रेंड्स MgO बोलता है, तो Mg का एक धातु है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। इस प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है? इसमें इंपॉर्टेंट CO भी था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पीएच मान, सॉरी, किसका मान यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चलेगा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? तो देखिए सिनेबार का सबसे पहले लोग सूत्र जानना चाहेंगे। तो देखिए अगर आप लोग याद किए होंगे तो सिनेबार का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स HGS होता है। क्या होता है? HGS, यानी कि ये आपका देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। HG से क्या होता है? मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी, जिसे हम लोग बोलते हैं पारा। तो पारा का हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी पारा का होता है। क्लियर है? तो सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारा का होता है। पारा का संकेत क्या होता है? HG होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? HG। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 80 होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पारा की प्राप्ति किससे होती है, तो फ्रेंड्स यह सल्फाइड अयस्कों से होती है। किससे होती है? सल्फाइड अयस्कों से। और जिसमें सल्फाइड अयस्क का यूज किया था उसे हम लोग बोलते हैं वर्जन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्जन बोलते हैं। तो वर्जन का भी एग्जाम्पल हो गया था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखिए मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताता। देखिए ये आता है एफी से होता है लोहा। लोहा के एस को बोलते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। ठीक है? एल्युमिनियम के एस को बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बॉक्साइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैं बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है? अब मेन था आपका पारा का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्किन और एल्काइन दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? याद रखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र मैं लिख देता हूँ, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ये होता है अल्केन का। ठीक है? अब देखिए अल्किन का अगर बोलता है तो फ्रेंड्स एल्किन में केवल लिख देना CnH2n होता है। क्लियर है? और एल्काइन का बोलेगा तो इसमें लिखना पड़ेगा CnH2n-2। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अल्केन के बीच कार्बन का बीच एकल बंधन होता है, और एल्कीन के बीच कार्बन का बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन का बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? और याद रखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है? ये भी आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग ध्यान से देखें, ये इथेनॉल का सूत्र है। तो देखिए इसमें लास्ट में आप लोग ध्यान से अगर देते हैं तो आप लोगों को पूरा समझ आता। देखिए OH लिख रहा, तो OH जो होता है वह अल्कोहल का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? अल्कोहल का। तो इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है, यानी अल्कोहल। अब चलिए कीटोन का मैं बताता हूँ। तो कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह होता है CO होता है, डबल बॉन्ड CO होता है। याद रखेंगे डबल बॉन्ड CO होता है। एल्डिहाइड का होता है बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बॉन्ड CHO होता है। ठीक है? इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉन्ड COOH होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आवश्यकता नहीं होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण का एग्जांपल लिखना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है, और वो आपका जल प्राप्त करते हैं, जो कि जल से ज़मीन से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है। ठीक है? अब इसके बाद फ्रेंड्स वह ग्लूकोज बनाता है, यानी C6H12O6 बनाता है, और उसके साथ साथ वह 38 ATP ऊर्जा देता है। क्लियर है ना? और ये O2 बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज हो गया। ठीक है? जल का भी यूज हुआ, क्लोरोप्लास्ट का भी यूज हुआ था। ठीक है? यहाँ पे क्लोरीन की उपस्थिति में हुआ था। ठीक है? यूवी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि यह बन के निकलता है ग्लूकोज। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पचने के बाद किस छोटे अणु में बदल जाता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन का जो सबसे छोटे अणु होता है उसे बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अमीनो अम्ल। अब देखिए अमीनो अम्ल का सूत्र भी मैं बता देता हूँ। देखिए NH2COOH होता है।
अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, NH2COOH होता है, इससे बोलते हैं अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन पचने के बाद किसमें टूट जाता है, अमीनो अम्ल में। और ग्लूकोज टूटने सॉरी कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। और वसा जो टूटता है वह वसी अम्ल में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का जो पायरुवेट में जो टूटता है वह कोशिका द्रव्य में टूटता है। कहाँ फ्रेंड्स टूटता है, वह कोशिका द्रव्य में। यहाँ पे फ्रेंड्स वह यहाँ पे 2 ATP भी ऊर्जा का भी देता है ये, और कहीं कहीं ये 3 ATP भी ऊर्जा देता है, याद रखिएगा। जहाँ पे मांसपेशियों का खिंचाव होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 3 ATP ऊर्जा देता है, और एथेनॉल में 2 ATP ऊर्जा देता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं, इसे हम लोग थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इससे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और प्लेटलेट्स के कमी से डेंगू रोग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डेंगू रोग होता है। और आरबीसी को हम लोग बोलते हैं, आरबीसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर वहन होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। क्लियर है। और डब्ल्यूबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में संक्रमण बीमारी से बचाता है, यानी कि प्रतिजन का कार्य करता है। क्लियर है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स रंध्रों का खुलना और बंद होना यह निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पे। किस पे करता है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश पे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश पे, यानी प्रकाश संश्लेषण हम लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, वृक्क की रचनात्मक और संरचनात्मक क्रिया इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नेफ्रॉन कहते हैं। और गुद्दे गुद्दे कहते हैं फ्रेंड्स वृक्क को, यानी वृक्क को हम लोग बोलते हैं गुद्दा। क्लियर है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और क्वेश्चन आता है कुपिका। तो फ्रेंड्स कुपिका जो होता है वह लंग्स की, यानी कि फेफड़ा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कुपिका। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखेंगे, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह सबसे पहले अलैंगिक जनन विधि से होती है। किससे होती है, अलैंगिक जनन विधि से होती है। और जिसमें अलैंगिक जनन एक ही प्रकार के जीव होते हैं उसे बोलते हैं क्लोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अलैंगिक जनन में जो विधि होती है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, द्विखंडन का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, अमीबा। अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि से होता है, ठीक है। और लैंगिक जन मनुष्य में होता है। मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जन की विधि द्वारा होता है, ठीक है। और मुकुलन द्वारा किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, दोनों में होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो फ्रेंड्स आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वह DNA में होता है। किस में होता है, वह DNA में होता है। तो ऑप्शन तो नहीं है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा DNA, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है, DNA में होता है। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका जो आकार होता है वह डबल हेलिक्स होता है। क्लियर है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। DNA का जो आकार होता है, देखिए मैं बना देता हूँ, शो कर देता हूँ, देखिए ये डबल हेलिक्स होता है, ये फर्स्ट हेलिक्स था। अब देखिए इसी में स्टेप से ये बनता है। अब देखिए इसमें DNA में आप लोग याद रखेंगे दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पीराडिन। देखिए एक होता है फ्रेंड्स प्यूरिन, एक होता है पीराडिन। तो प्यूरिन देखिए आप लोग इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, एक होता है A, T, C और G, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो A और G ये जो होता है वह प्यूरिन कहलाता है, यानी कि एडेमिन और ग्वानिन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्यूरिन, ये याद करना होगा आप लोग को, ठीक है। और C, इसे बोलते हैं ग्वानिन, क्या बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं पीरिडिन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे एक लिंगी किसे कहते हैं। एक लिंगी सबसे पहले पुष्प जो होता है वह पेड़ पौधे के लिए, पेड़ पौधे का जनन अंग होता है। लैंगिक पार्ट्स में लैंगिक का जनन पार्ट्स कौन होता है, पुष्प होता है। तो इसमें 2 विधि से होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक उभय लिंगी होती है। एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें स्त्री केसर के साथ साथ स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक होता है। जिसके जनन अंग में स्त्री केसर या फिर पुंकेसर में से कोई एक होता है उसे बोलते हैं एक लिंगी। क्लियर है। और जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है उसे बोलते हैं उभय लिंगी। तो फ्रेंड्स स्त्री केसर का एग्जाम्पल आपको पूछ रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सॉरी एक लिंगी पुष्प का अगर एग्जाम्पल देखा जाता तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा पपीता होगा। क्या होगा, पपीता एक लिंगी पुष्प है। पपीता के अलावा भी आप लोग याद कर लीजिए जो कि आप लोग को एग्जाम में बन सकता है, तरबूज भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ककड़ी भी लिख सकते हैं, ककड़ी आप लोग गर्मी के समय खाते होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग मक्का भी लिख सकते हैं, मक्का, तरबूज, ककड़ी और पपीता, ये एक लिंगी पुष्प है। यानी कि इसमें आपका चाहे
स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा। क्लियर है। और एक होता है उभयलिंगी। तो उभयलिंगी का भी आप लोग एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। उभयलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें स्त्री केसर के साथ साथ पुंकेसर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं आराम से। सरसों सबसे पहले इंपॉर्टेंस आता है फ्रेंड्स इसका। सरसों लिख सकते हैं, उल्हू उल्हू यानी गुड़हुल लिख सकते हैं, या फिर उड़हुल बोलते हैं उसे हम लोग। उसके साथ सूरजमुखी भी लिख सकते हैं, या फिर लिली का फूल भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। देखिए फ्रेंड्स, लड़कों के यौनारंभ के समय, यौनारंभ का आयु जो होता है 12 से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो लड़कों का यौनारंभ का जो लक्षण होता है उसमें जो हार्मोन जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर क्वेश्चन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ निर्माण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वह वृषण में बनता है। कहाँ बनता है फ्रेंड्स, वृषण में। अगर क्वेश्चन आता है ना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है, वृषण में होता है। ठीक है। और ये क्या, लड़कों के लिए यौनारंभ के लिए नियंत्रक हार्मोन होता है। क्लियर है। अब आते हैं फ्रेंड्स इंसुलिन पे। तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। क्लियर है। और अग्नाशय अग्नाशय हमारे शरीर के मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यह अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है इसे। ठीक है। और इंसुलिन किसे कहते हैं, रक्त में मीठेपन का बढ़ना इंसुलिन कहलाता है। ठीक है। देखिए प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होती है वह गर्ल्स लोग में होती है, यानी कि यह मादा लोग में होती है। मादा लोग में होती है, वह अंडाणु में होता है। क्लियर में होता है फ्रेंड्स। और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होती है वह सभी लोगों में होती है, और इससे जो होता है ना आयोडीन गैस निकलते हैं, और यह आपका गले में होती है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, एक आभासी होता है। अब देखिए आप लोग को मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए आभासी में कहाँ सी से खत्म हो रहा, तो आभासी के साथ साथ सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। अब देखिए समतल में ध्यान से देखेंगे, सभी बराबर लग रहा, सभी शब्द बराबर लग रहा, तो याद रखेंगे आभासी, सीधा और बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और बराबर होता है। क्लियर है। आभासी, सीधा और बराबर होता है, यानी वस्तु के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। देखिए वास्तविक सीधा है, वास्तविक तो होता नहीं है। ठीक है। काल्पनिक होता, काल्पनिक को ही आभासी बोलते थे। काल्पनिक सीधा भी होगा वस्तु के बराबर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, 2 और 3। क्लियर है। याद रखेंगे आप लोग, याद के आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आता समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर है। और इसकी आर भी क्या होगा, अनंत होगा। आर और एफ दोनों इसका क्या होता है, अनंत होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं, जो गोल प्रकार के होते हैं उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण, या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होते हैं अवतल। तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण, अगर बीच से काटते हैं तो फ्रेंड्स गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, यानी एफ जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। अब इस समतल दर्पण की बोलता, तो समतल दर्पण में जो होता है वह इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, 2.42 होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का होता है। इसे म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि 3 × 10⁸ बटा किसी माध्यम का प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। अर्थात फ्रेंड्स लिख सकते हैं किसी माध्यम के प्रकाश की चाल बट्टा निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। क्लियर है। अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल के उल्टा होता है। जिसका प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका प्रकाश की चाल कम होगा। और तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होता है वह निर्वात का होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक लगभग 0 के बराबर होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या था, 2.42 होता है, 2.42। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए उत्तल लेंस आपका आंख में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए उत्तल लेंस होता है आंख में होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो F1 होता है, और इसके जो बगल में होता है इसे हम बोलते हैं 2F1। क्लियर। यहाँ पे होता है F2 होता है, और इसके जो बगल में यहाँ पे होता है 2F2 कहलाता है। तो यहाँ से जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है बिना विचलन उसे बोलते हैं
विचलन कोण। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस को कहते हैं वो अभिसारी लेंस को कहते हैं। किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस को कहते हैं। आप लोग को मैं बताता हूँ अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस उसे कहते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु पर मिलता है। बिंदु पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, एक ही बिंदु पर बनता है ना, तो उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा? सबसे पहले वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या -2.0 डायोप्टर है। तो फ्रेंड्स इसे कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे क्षमता क्या होता है। देखिए क्षमता, तो लेंस की क्षमता जिसे हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं, तो ये होता है यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर है? या फिर एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/p भी लिख सकते हैं। तो आप लोग देखिए ये आपका इसका क्षमता बोल रहा, फोकस दूरी निकालना, तो यहाँ 1 ले दिए, आप पी का वैल्यू दिया -2। तो फ्रेंड्स अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो -50 आएगा, 50। अगर देखिए सेंटीमीटर में तो हमने यहाँ क्या करें 100 लिख देंगे, तो 50 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, एक कूलम आवेश में कितने किलो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन बोल रहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये बोलता है एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा था। लेकिन वही अगर पूछता एक कूलम बराबर कितना आवेश होता है, तो एक कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे विद्युत शक्ति क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं पी, तो पी का फॉर्मूला होता है V/I होता है, यानी कि सॉरी पी का फॉर्मूला होता है W/T। देखिए पी जो होता है यानी विद्युत शक्ति जो होता है ना W/T होता है, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ द्वारा कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और डब्ल्यू का फार्मूला आप लोग फ्रेंड्स पढ़ोगे H= होता है I² RT होता है। ठीक है, I² RT होता है, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे बाय टी कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए ये टी से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फ्रेंड्स? I² R। तो ये ऑप्शन आ गया, यानी बी आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए I² R जो है आप लोग ध्यान थोड़ा देंगे, यहाँ से मैं इसको डिलीट किया हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या लिया था I² R। अब देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसे तोड़ कर लिखता हूँ I इंटू IR। ठीक है, अब देखिए आई मैं लिख दिया हूँ। अब भी = क्या होता है IR, तो यहाँ VI भी निकल गया एक फॉर्मूला, यानी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपल वे में क्या कहता हूँ, आई का फॉर्मूला लिख सकता हूँ V/R लिख सकता हूँ, आई वाला लिख सकता हूँ V/R। और यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी ये R था, तो ये क्या हो, तो देखिए आप लोग सॉरी भी था, तो यहाँ पे V/R हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो गया। क्लियर है? और विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और 1 किलोवाट, यानी कि क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वाट होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। अब विद्युत जनित्र जो था वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? विद्युत धारा, और विद्युत धारा को जनरेटर कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी, एक होते हैं डीसी। एक होता है फ्रेंड्स एसी होता है और एक होता है डीसी। तो एसी करंट का जो आवृत्ति होता है वह 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होती है। और जो डीसी जो करंट होता है उसका होता है 0 हर्ट्ज होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? और इसका समय अंतराल अगर बोले तो 0.01 सेकेंड भी बोल सकते हैं इसका। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग, देखिए इसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें एक वर्ड लिख रहा है लघु पतन, तो याद रखेंगे ना लघु पतन क्या होता है? जब विद्युतमय तार यानी कि जब गर्म तार और उदासीन तार यानी कि ठंडा तार आपस में संपर्क में आता है, तो उस समय क्या होता है ना, उसका प्रतिरोध यानी धारा का प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं लघु पतन। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वाम हाथ से नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स फ्लेमिंग के वाम हाथ से नियम में ये बोलता है अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठा। देखिए 3 चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को स्टेप से शो करना पड़ेगा। देखिए चित्र को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या क्योंकि चित्र बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए आप लोग को स्टेप से शो करना है।
देखिए आप लोग को इस टाइप से ये शो कर देना है, ठीक है। देखिए इस टाइप से आपको शो करना है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंगूठा, ठीक है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं तर्जनी, और सबसे नीचे वाला को बोलते हैं मध्यमा। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ याद करना, आज के ज़माना क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो देखिए ये अंगूठा होता है, तो अंगूठा जो शो करता है एफ यानी फोर्स को करता है, यानी बल को करेगा। बी यानी तर्जनी जो शो कर वह चुंबकीय क्षेत्र को करेगा। और नीचे मध्यमा ये करेगा विद्युत धारा को। तो फ्रेंड्स अंगूठा बोला तो अंगूठा सबसे ऊपर होता है, तो अंगूठा किसको कर रहा है, बल को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, यानी कि आरोपित बल को। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, क्लियर है। और यही अगर पूछता ये सॉरी ये क्या है, तर्जनी, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा किसको करता है, विद्युत धारा को, ठीक है। और वाम हस्त नियम में हमेशा ये तीनों आपस में क्या होता है, लंबवत होती है। एंड वेरी नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन, नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है तो पच्छावी पेशियों के द्वारा होता है, पच्छावी पेशियों के द्वारा होता है, जिसे सिलियरी मसल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव है 30। चलिए सेक्शन बी भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। देखिए पहला, उत्तर लेंस से बनाते हुए देखो, उत्तर लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, जब वस्तु को फोकस के बीच रखे, केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर में विभक्त वलय का जो कार्य होता है वह दिक् परिवर्तक का होता है। किसका होता है, वह दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ये याद रख सकते हैं आप लोग, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। और क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर क्या है। यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पे कार्य करता है और विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। सबसे पहले लिखेंगे जब जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र आप लोग याद कर लेंगे होंगे। जब जिप्सम को यानी CuSO4 2H2O, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाती है तो वह टूट कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, यानी CSO4 हाफ H2O। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कितना गर्म करते हैं केल्विन पे, 373 पर। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले खिलौना बनाने में करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं, टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने में करते हैं, या हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, पोषीय स्तर क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषीय स्तर कहते हैं। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं घास। क्या लिख सकते हैं, घास। अब घास को कौन खाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं घास को मान ली हिरन खाया, कौन खाया, हिरन खाया। और हिरन को कौन खा गया, शेर खा गया। तो ये आपका एक पोषीय स्तर हो गया, क्लियर है। अब पोषीय स्तर में याद रखें ना, 10% ऊर्जा का ही मात्र यूज होता है और 90% ऊर्जा का बर्बादी होता है, हानि होती है। लास्ट सेक्शन सी, दृष्टि दोष क्या है। तो फ्रेंड दृष्टि में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लिख सकते हैं दूर दृष्टि दोष, दूसरा लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा लिख सकते हैं अबिंदुकता। दूर, निकट और जरा ये तीनों आपका रेटिना से जुड़े होते हैं। किस होते हैं फ्रेंड, रेटिना से संबंधित होते हैं। लेकिन अबिंदुकता जो होते हैं वह कॉर्निया से संबंधित होते हैं। इसी में लिख रहा है निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण लिखे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनना, क्लियर है। और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग करना चाहिए, क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऐसी जनित्र की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा ऑपरेशन क्लासेस आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद मैं फिर वीडियो में आप लोग के सामने मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।